स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। स्वागत है मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 18 स्थिर विद्युत पाठ भाग 1 में हमने घर्षण के कारण जो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तो वो छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने यह जाना कि बिना घर्षण से कोई वस्तु एक दूसरी की ओर आकर्षित नहीं होती है। हमने एक एल्युमिनियम फॉयल पर एल्युमिनियम फॉयल से ढके हुए दानों को रख कर के इस प्रयोग को किया था। साथ में हमने गुब्बारे पर भी प्रयोग किया था और यह जाना था कि यदि हम गुब्बारे को घर्षण नहीं करें तो वह गुब्बारे बाल या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगी। उसी तरह से एल्युमिनियम के फॉयल के दानों को यदि हम कांच के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर और उसके ऊपर कांच रख दें तो वो नाचने लगते हैं। यह कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि घर्षण के कारण ही ऐसा होता है। जैसे कंघी में छोटे छोटे कागजों का चिपक जाना, यदि कंघी में बालों से घर्षण नहीं होगा तो ये छोटे छोटे दाने नहीं चिपकेंगे। इसी प्रकार गुब्बारे में भी यही प्रयोग। यदि हम एक थर्मोकोल वाले प्लेट को रख लें और एक को रगड़ करके उसके पास ले जाएं तो क्या देखते हैं कि थर्मोकोल का जो प्लेट होता है वह उससे दूर हटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब घर्षण के कारण आवेश आ जाने के कारण ही ऐसा होता है। इसी प्रकार हमने गुब्बारे को देखा था कि दो गुब्बारों को हम फुला करके जब टांगते हैं और उनके बीच में यदि हम कोई पीवीसी पाइप रगड़ कर ले जाते हैं तो दोनों गुब्बारे दूर हटते हैं और पीवीसी पाइप के हटाते ही दोनों गुब्बारे पास आ जाते हैं। इस प्रकार यदि हम पीवीसी पाइप को हटाने पर दोनों गुब्बारों को साथ लाएं तो साथ आ जाती हैं। तो यह मुख्य रूप से घर्षण के कारण ही ऐसा होता है, जो हम पिछले भाग 1 में प्रयोग करके हम देख चुके हैं। अब आगे हम यह भी देखेंगे कि आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण होता है। हमने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को गुब्बारे से रगड़ करके भी देखा था कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े गुब्बारे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह सभी आवेशन के कारण ही ऐसा होता है। तो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है। इसके लिए सबसे पहले इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने ही बताया था। थेल्स ने भी यह बताया था कि एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह होता है कि छुइयाँ छोटे छोटे पत्तियों पर तिनको सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है, जिसके कारण इन्होंने इसका नाम विद्युत दिया था। इन्होंने एक धागे से गोले को टांग कर उसके बाद प्रयोग करके स्केल या कोई वस्तु रगड़ कर ला करके देखा था। तो ये सब प्रयोग यही दिखाते हैं कि घर्षण वस्तुओं में आवेशन होता है। आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण आज हम पढ़ेंगे। उसमें यह जानेंगे कि किस प्रकार आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। यदि हम गुब्बारे को रगड़ करके बाल में यदि उसके पास नमक ले आएँ तो क्या देखते हैं कि गुब्बारे से नमक चिपकने लगता है। उसी तरह से हम कागज़ के टुकड़े को भी ऊपर लगा कर करते हैं तो भी वह कागज़ का टुकड़ा घूमने लगता है। तो हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि
आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है, तो इस तरह के विशेष गुण क्यों आते हैं। कांच का एक छड़ लेते हैं और छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। छड़ के बीच भाग में रेशम का डोरा बांधकर हम स्टैंड पर लटका देते हैं। अब कांच के एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर हम उस लटकी हुई छड़ के समीप ले जाते हैं। क्या होता है, दूसरी छड़ जो लटकी हुई है वह छड़ को प्रतिकर्षित करती है, अर्थात दूर हटाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों छड़ों में समान प्रकार का आवेश है और इस प्रकार एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात वे दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कांच की छड़ को कांच के छड़ से हम पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर हटती है। अब हम एक दूसरा क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि इसके लिए भी स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी और स्टैंड हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कांच की छड़ लेते हैं, छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित करते हैं, फिर उसी तरह से छड़ के मध्य भाग में धागा बांधकर और उसे स्टैंड पर लटकाते हैं। तो जैसा हमने पहले क्रियाकलाप में देखा कि ग्लास के छड़ को हम जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो जाता है, जबकि जो कांच का जो छड़ होता है वह धनावेशित हो जाता है। इसलिए यदि हम कांच के छड़ के पास दूसरा कांच का छड़ ले जाते हैं तो वह प्रतिकर्षित होता है, जबकि वही रेशम का कपड़ा पास में ले जाने पर आकर्षित होता है। अगले क्रियाकलाप में हमने यह बताया कि यह भी क्रियाकलाप इसी तरह से करते हैं, जैसे कांच की एक छड़ लेते हैं और छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसे आवेशित करते हैं, छड़ के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे स्टैंड से लटकाते हैं। अब एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उस छड़ को फलालेन से रगड़कर हम आवेशित करते हैं। एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के समीप ले जाते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ को हम एबोनाइट की छड़ के पास ले जाने पर कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है, अर्थात उसकी ओर खींचती चली जाती है, क्योंकि दोनों छड़ों में विपरीत प्रकार का आवेश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है, अर्थात इस क्रिया से यह स्पष्ट है कि घर्षण के कारण जो वस्तुएं आवेशित होती हैं, वस्तुओं पर आवेश सदैव एक ही तरह का नहीं होता। आवेशन के पश्चात क्षण या वस्तु परस्पर आकर्षित और प्रतिकर्षित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। अब हम आवेशों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच पर उत्पन्न आवेश को काचाभ एवं एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को रेजनी नाम दिया था। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन आवेशों का नामकरण किया था। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो कांच में उत्पन्न आवेश जो होता है वह धनावेश होता है। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो प्रकार के भागों में बांटा था, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो कांच में आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस कांच में उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहते हैं। इसी प्रकार अंबर अथवा एबोनाइट को ऊनी कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो अंबर अथवा एबोनाइट में उत्पन्न आवेश
ऋणावेश कहलाता है। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेशों का यह नामकरण ही वर्तमान में प्रचलित है। उक्त क्रियाकलापों तथा अन्य विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात धनावेश जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वे एक दूसरे से दूर हटेंगे। उसी तरह से धन आवेश और ऋण आवेश जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर खींचते चले जाते हैं। अब हम एक तालिका बनाते हैं, उसमें यह दिखाते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो जाता है। उसी तरह से एबोनाइट को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर अर्थात घर्षण करने पर ऊनी कपड़े पर धनावेश आ जाता है और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। इसी तरह से प्लास्टिक के स्केल को ऊनी कपड़े से घर्षण करने पर ऊनी कपड़े पर जो होता है वह धनावेश हो जाता है और प्लास्टिक के कपड़े पर जो होता है वह ऋणावेश हो जाता है। इस प्रकार हम जो पारस्परिक घर्षण में जो उपयुक्त वस्तुएं होती हैं और उत्पन्न आवेश की जो प्रकृति होती है वह अलग अलग होती है। जैसा कि हमने बताया कि जो कांच की छड़ होती है, रेशम के कपड़े से घर्षण किया जाए अर्थात रगड़ा जाए तो कांच के छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। उसी तरह से एबोनाइट को ऊनी कपड़ों से यदि रगड़ा जाए अर्थात घर्षण किया जाए तो ऊनी कपड़े पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार प्लास्टिक की स्केल को ऊनी कपड़ों से घर्षण करने पर ऊनी कपड़े पर धनावेश और प्लास्टिक के स्केल पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार यह आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज एवं नेगेटिव चार्ज। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।